हाय, वेलकम टू रामबान। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन की। क्या है ये इन्फ्लेमेशन? वी ऑफन हियर इट क्वाइट अ लॉट दीज डेज। और अगर आप किसी साइंटिफिक पॉडकास्ट या किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं तो काफ़ी बार वो इन्फ्लेमेशन का जिक्र करते हैं। लेकिन है क्या क्या हम समझते हैं इन्फ्लेमेशन को? आई डोंट थिंक सो, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई कि होती क्या है, एंड देन you will understand what I meant when I said that we don't understand inflammation. पर ये बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एनी underline any chronic sickness in human beings. It could be dementia, it could be diabetes, it could be high blood pressure, it could be liver issues, it could be cancer, it could be anything else. Inflammation is the root cause, it is at the foundation, and therefore it is very important for us A, to understand what inflammation is, and B, how do we understand it or measure it, or what do we do about it. Both are very important. पहले समझना, फिर उसका सोल्यूशन कि यार क्या कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए. It also plays a very important role, just for your information, in natural decline in our body. तो जब हम कहते हैं कि एक नेचुरल डिक्लाइन किसे बोलोगे? आप नेचुरल डिक्लाइन बोलोगे कि जब आप 50 साल के होते हो, क्रॉस करते हो, या एज यू अप्रोच 60, तो आपकी बॉडी, आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपका खान पान, आपका स्लीप, वो सब एक स्लो डाउन हो जाता है. वो कहीं ना कहीं दिखाने लग जाता है कि आप एक नेचुरल डिक्लाइन की तरफ शुरू हो गए हो. तो जो आज तक की साइंस है वो ये कहती है, आफ्टर रिसर्चेस ऑफ कोर्स, कि आफ्टर 50, एज वी क्रॉस 50, we start declining a little bit. But that does not mean that we should get old at 70, or we should not be able to move at 80, or we should die at 82. No, it doesn't suggest that, because the decline is minimalistic. It is there, but इतना नहीं है जितना दिखता है लोगों में. If you look at anybody who is retiring at 60, for example, you suddenly see a hell lot of transformation in them when you meet them again at 62, as if they are just kind of suddenly gone down. तो उसका भी रूट कॉज, नेचुरल डिक्लाइन का भी रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है. there are many factors that contribute to natural decline. organ health है, सारे आपका फिजियोलॉजी है, आपके न्यूरॉन सर्किटरी सिस्टम है, ब्रेन हेल्थ है, तो वो सब डिक्लाइन हो रहा है. लेकिन inflammation sits at the foundation, at the center of it all. So therefore it is important. That's what I wanted to tell you by explaining all this. अब है क्या इन्फ्लेमेशन, और अच्छी है बुरी है? ऑब्वियसली अब तक जो मैंने बताया उसके हिसाब से तो बहुत बुरी है, लेकिन ये एक्चुअली में अगर बुरी है तो आती क्यों है और हमारे सिस्टम का पार्ट क्यों है? ये अच्छी है. इन्फ्लेमेशन इज गुड फॉर अस, एंड उसका मतलब समझते हैं. इन जनरल आर what do I call our colloquial language, जब हम कोई इन्फ्लेमेशन यूज करता है वर्ड, तो हमें ऐसा लगता है कि यार किसी को चोट लगी और स्वेलिंग आ गई. इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेमेशन, लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. तो स्वेलिंग आ गई तो वो इन्फ्लेमेशन है. यस, दैट इज वन काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, बट देयर इज a silent inflammation as well. When I say silent, I mean जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते. अब इसीलिए इन्फ्लेमेशन को समझना जरूरी है कि एक तो ये इन्फ्लेमेशन है कि आपको कहीं चोट लगी तो स्वेलिंग आ गई, और दूसरा इन्फ्लेमेशन होता है इंटरनल. तो क्यों ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इसको समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन का मायने क्या है. कि जब भी आपकी बॉडी में कहीं पर भी कुछ ऐसा हुआ, जो होता है, जो एक रेगुलर स्ट्रेस से भी होता है. हाँ, एक और कैवियाट है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, जब हम ऑफिस में किसी काम से, किसी टेंशन से जूझ रहे हैं, तो वी आर इन अ स्ट्रेस मोड. इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मोड में हैं. तो उस स्ट्रेस मोड का मायने ये होता है कि जितना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उतना हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट होता जाएगा. देन इम्यून सिस्टम हैज टू कम नाउ टू रिपेयर एनी डैमेज दैट मे हैव हैपेंड.
तो एक्सरसाइज के बाद जो इन्फ्लेमेशन होती है उसका भी सेम रिस्पॉन्स होता है जो चोट के बाद होती है। माने कि इम्यून सेल्स कम, गेट टू द साइट एंड दे स्टार्ट द रिपेयरिंग प्रोसेस। आपके लिए इतना ही समझना जरूरी है, कैसे होता है, क्या होता है। इट्स लाइक क्वाइट डीप, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट इन अ पॉडकास्ट। इट्स लाइक मोर लाइक अ स्टूडेंट स्टडी थिंग। तो इतना ही बहुत है कि आपका कुछ भी शरीर में खराब हुआ, खराब क्यों हुआ, मतलब जब एक्सरसाइज की तो आपने स्ट्रेस दिया ना बॉडी को, तो बॉडी के लिए तो वो अच्छा नहीं है। अब एक मैं नॉर्मल बैठा हूं और एक मैं वेट्स करने लग जाऊं, तो यू कैन अंडरस्टैंड आई एम पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन माय सिस्टम एंड देयरफॉर इट हैज टू कॉल अपॉन द इम्यून सिस्टम इवेंचुअली, और जस्ट टू ब्रिंग दैट होम्योस्टेसिस इन आवर बॉडी, टू ब्रिंग बॉडी बैक इन ऑर्डर। तो इन्फ्लेमेशन का मायने ये है कि जहां पे भी कुछ खराब हुआ हमारी बॉडी में, तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर हो गया और इम्यून सिस्टम वहां पहुंच गया। दिस इज व्हाट इन्फ्लेमेशन इज। अब ये खराब कैसे हो सकती है और ये बढ़ती कैसे है, इसको समझते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कि कैसे होता है कि आपके ब्लड फ्लू के थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इम्यून सिस्टम वहां आया और उसने रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, ये हमें समझ में आ गया। अब इमेजिन कि अगर स्ट्रेस से, किसी भी तरह के स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो हम लेते हैं, स्पेशली वुमेन, इफ यू आर लिसनिंग, यू आर इनहेरेंटली born to live with more stress than men, unfortunately, but तो अब जितना आपको स्ट्रेस आता जाएगा, चाहे वो काम का है, बच्चे का है, फैमिली का है, किसी भी चीज़ का है, उतना ही आपका इन्फ्लेमेशन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट रहेगा। अब एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट माने आपको चोट लगी, इम्यून सिस्टम आया, उसने हीलिंग प्रोसेस चालू किया, 2-3 दिन लगे, 5 दिन लगे, ठीक हो गया, इम्यून सिस्टम बैक टू नॉर्मल। अब इम्यून सिस्टम कहीं और भी काम कर सकता है, साइमल्टेनियसली कई जगह काम करता है, बट उसका फोकस वहाँ ज़्यादा हो जाता है जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है। तो अब इमेजिन इफ यू आर लिविंग विद परसिस्टेंट स्ट्रेस, देन व्हाट्स हैपनिंग टू द इम्यून सिस्टम। This is a very, very important element for you to, for everybody to understand, no matter how healthy you are or how much knowledge you have about health. जब भी आपको कोई, इफ यू आर परसिस्टेंटली लिविंग विद क्रॉनिक स्ट्रेस, किसी भी तरह के स्ट्रेस, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? यू आर बेसिकली एडवाइजिंग, directing, ordering your immune system to stay active throughout, because it cannot, you are not allowing it to rest. You're not allowing it to just kind of look at other parts of the body and system which is also getting stressed. So हमारी body एक चीज से तो नहीं चल रही है ना. We've got 37 trillion cells, billions of interactions are happening right now in me. There are billions of interactions happening जब मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बैठा हूँ. तो इमेजिन, अब एक जगह तो नहीं हो रहा कुछ डैमेज या कुछ जो प्रोसेस है, क्योंकि ब्रेकडाउन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. तो ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? ब्रेकडाउन हुआ, कोई प्रोटीन खराब हुआ या कोई सेल डैमेज हुआ या कोई और ब्रेकडाउन हुआ तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम का क्या काम है? वो आएगा, उसको क्लीन कर देगा. दैट इज वाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट. इट मेजरली हैपेंस इन स्लीप, बट हम उसको स्लीप तक कहाँ ला रहे हैं? हम तो सारा दिन दुखी कर रहे हैं उसको, सारा दिन उसको एक्टिवेट रख रहे हैं. अब वो क्रॉनिकली मान लो एक्टिवेटेड है आपका इम्यून सिस्टम थ्रू आउट द डे. एंड थ्रू आउट द डे आई डू नॉट मीन कि आपने आधा घंटा कोई प्रोग्राम देखा, हंसे तो वो खत्म हो गया. नहीं नहीं, इट टेक्स टाइम. द बेस्ट एग्जाम्पल इज, चोट लगी, स्वेलिंग आई, तो एकदम थोड़ा ना ठीक कर देता है इम्यून सिस्टम आपका, टाइम लगता है. सो किसी भी रिपेयरिंग प्रोसेस में, क्लियरिंग प्रोसेस में, जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं, उसमें टाइम लगता है. इट टेक्स अ फ्यू आवर्स. नाउ थिंक अबाउट योर लाइफ, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट योर लाइफ and ask yourself that for how many hours have you actually stayed calm and happy yesterday? You wouldn't find too many hours, I guess, most of us. तो अगर हम इतना उसको एक्टिवेट रख रहे हैं, इतना ज़्यादा सुपर चार्ज रख रहे हैं, what is bound to happen? मशीन तो नहीं है, लैपटॉप तो नहीं है कि आपने बैटरी है उसके अंदर, जब तक की बैटरी लाइफ है आप चलाते रहो, उसको बंद भी करने की जरूरत नहीं है. ह्यूमन सिस्टम है, और ह्यूमन सिस्टम चाहे कोई कितना भी सूरमा हो, उसका थकता है, सोना पड़ता है, आंखें बंद होने लग जाती हैं, भूख लगेगी, सांस लेना जरूरी है,
तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो हम ऐसे नहीं चल सकते मैकेनिकली, हम रोबोट्स की तरह नहीं काम कर सकते। हम वी आर मेंट टू रिलैक्स ourselves, and that relaxation process is evolutionary, and it has been provided in us because our body requires it, period। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी को नींद आती है, और नींद इसलिए आती है क्योंकि आपकी बॉडी थक जाती है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत है, आपको माइंड में कामनेस लाने की ज़रूरत है। यू कैन नॉट लिव विद परसिस्टेंटली 100 थॉट्स इन योर माइंड और स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। थॉट्स आर स्ट्रेस, बाय द वे। Multiple thoughts, stress, regardless of what thoughts are there, as far as human physiology is concerned। तो आप समझिए कि अगर आप इसको इतना एक्टिवेट रखेंगे तो what is bound to happen? Two things can happen. A, your immune system gets tired। कब तक? And that tiredness is shown as we grow older। तो इसीलिए कुछ लोग आपको मिलेंगे who has lived or led a highly stressful business job life, you do see them deteriorating as they grow to 50, 60, and they start looking older। That is one, because your immune system is showing signs that it is getting tired after decades of work. Brilliant work, by the way, but it gets tired. Now, second thing which can happen with it is that if you are keeping it occupied with just mental stress, for example, then its potential to heal the rest of the body also deteriorates। आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक इम्यून सिस्टम है और उसका काम है, एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं, 10 जगह जाना है उसको। ओके, अब 10 जगह उसको ठीक करना है। एक मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम हो गया, एक आपका हार्ट सिस्टम हो गया, एक ब्रेन सिस्टम हो गया, एक लीवर हो गया, किडनी हो गया, XYZ। तो उसको 10 सिस्टम्स में इम्यून सिस्टम को जाना है और उसको हील करना है। हर रोज का काम है उसका, रिजुविनेट करना है। अब उस 10 सिस्टम में से आपने एक सिस्टम को, ब्रेन वाले एलिमेंट को, परसिस्टेंटली उसको बिजी रखा। तो वो 10 सिस्टम्स में बाकी जो 9 सिस्टम बचे, जहां उसको रोज जाना है, रोज क्लियर आउट करना है, वहां पर क्या करेगा? What can an immune system do? Obviously, its efficiency will come down, right? It's quite logical कि वो उतना नहीं कर सकता जितना वो अदरवाइज कर सकता है, क्योंकि आपने सारा थ्रस्ट एक जगह दे रखा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसलिए लोग मोटे हैं। ये किसी ने, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज एक्सप्लेन्ड दिस इन एनी पॉडकास्ट टिल नाउ, कि आपका अगर सिस्टम स्ट्रेस्ड है, आपका अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है क्रॉनिकली, तो व्हाट डज स्ट्रेस डू? स्ट्रेस किल्स द हंगर। ओके, अब व्हेन इट किल्स द हंगर in circumstances where it is brain related, when you are working, the best example is जब आप किसी stressful meeting में हैं और कोई किसी stressful call पे हैं या कुछ कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, मीटिंग में लेट हो रहे हैं, आपको भूख नहीं लगती है। Stress has killed the hunger। Okay, fine, number 1। Number 2, ऐसा भी स्ट्रेस होता है जिसमें यू ओवर ईट। तो अब क्या होता है कि आपको भूख तो नहीं लग रही है, पर आपको खाना तो खाना है, लंच तो करना है, डिनर तो करना है। अब क्या होता है, देखिए कि जो स्ट्रेस का एलिमेंट है, जो इन्फ्लेमेशन कैसे आती है कि वो आपका जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, माने जब आप खाना खाते हैं तो आपके कुछ सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, जिसके अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं और काफ़ी कुछ है, तो वो एक्टिवेट रहता है। तो वो हेल्प करता है आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए, कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है। जब आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है, तो ये सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब क्या होता है, अब इसका जो सीधा जो एक रिपरकशन है, डायरेक्ट जो रिजल्ट है, वो ये है कि आप बजाय के एनर्जी को बर्न करने के, क्योंकि जब भी सिस्टम स्ट्रेस में आएगा तो हमारी इवोल्यूशनरी हमारी बॉडी क्या करती है, अरे यार सेव करो एनर्जी को। दैट इज हाउ वी आर मेंट टू डू। अरे एनर्जी सेव करो, जरूरत पड़ेगी, बिकॉज द सिस्टम इज स्ट्रेस्ड, पता नहीं कब लड़ाई हो जाए, कब भागना पड़ जाए। दैट इज हाउ वी आर इवॉल्व्ड, दैट इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड। इंटरेस्टिंग, राइट? तो अब बॉडी क्या करती है कि जैसे अब आप क्रॉनिकल स्ट्रेस में हो, अब अगर आप
क्रॉनिक स्ट्रेस में हो तो आपकी बॉडी को क्या आप दे रहे हो हिंट या डायरेक्शन? हे लिसन, store as much as energy as possible, don't use it, I'm living out stress, I may require it later. That is the message that you're giving. And if that message is being given, then what is bound to happen? The body responds by storing more fat and burning less. This is where the caveat is, this is where the catch is, कि आपका जो पूरा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो रेस्टिंग एक्सपेंडिचर है, जिसे बोलते हैं हम साइंस में, माने सीधे सीधे टर्म्स में कि आपने 10 कैलोरीज खाई, यू आर सपोज टू बर्न 8, बट नाउ यू आर बर्निंग 4 और 5, द रेस्ट आर गेटिंग स्टोर्ड. तो अब क्या हो रहा है कि आप खाना तो उतना ही खा रहे हो ओवर द ईयर्स. जैसे आपने बहुत आर्ग्यूमेंट सुना होगा बहुत लोगों से कि यार मैं 2 ही रोटी तो खा रहा हूं, ये पेट क्यों बढ़ रहा है, और बढ़ भी नहीं रहा तो ये इतना मोटा मैं कब हुआ, मैं तो 2 ही रोटी खाई, मैंने जंक खाया ही नहीं. आई हैव बीन एक्टिव, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर अ डे फॉर लास्ट 20 years. What the hell is happening, man? What is not working for me? Am I not eating right? Am I not eating nutritious food? अब ये argument इंडिया में है ही नहीं. I don't think so. It really applies because we are eating home cooked food and our home cooked vegetarian together with जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए भी वो एक पूरा न्यूट्रिशन से एक पूरा एक आपका पैनल है उसके अंदर. उसके वी डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट न्यूट्रिशन इन इंडिया. इट्स जस्ट हाउ वी आर सेगमेंटिंग इट. एनीवे, सो हम खा भी ठीक रहे हैं. अब क्या हो रहा है, तो अब कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि यार बिकॉज आई हैव इन्फ्लेमेशन and because that inflammation is activating my immune response and therefore I am storing more energy than I am burning. You understand? That's why I thought it's worth explaining to you why this happens. Okay, now think about it. अगर जैसे मेरी बॉडी में एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, मैं ये सोच रहा था कि यार इवोल्यूशनरी हम ऐसे बने हैं, तो फिर हमारी बॉडी में जब क्लियरेंस है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का सिस्टम, इम्यून सिस्टम काम करता है एंड इट लिटरली गोज लाइक घर टू घर एंड क्लीन्स अप, लाइक हाउ our bins are been, you know, our waste is taken away by our these guys. तो वो घर घर जाते हैं और वो उठाते हैं और उसको ले जाते हैं. तो लाइकवाइज इमेजिन हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को ऐसे क्लीन करता है. जब हमारी बॉडी का क्लींजिंग सिस्टम इतना अच्छा है तो काश हमारे ब्रेन में भी ऐसा सिस्टम होता कि यार वो थॉट्स को भी क्लियर कर देता हर रोज, तो खत्म हो जाते थॉट्स. इजंट इट इंटरेस्टिंग? लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं है. एंड दैट इज व्हाई evolutionary how we have grown and how we have come to become human beings, our body, our brain, our mind has tendency to like stress more than calmness and peace. So it loves to stay out of stress, and this is why if you, like I said, close your eyes, think about it कि यार मैं ऐसा कभी हुआ है कि मैं कोई एक आधा थॉट के साथ ही मैंने 2-4 घंटे बिता दिए हों और वो थॉट अच्छा हो? नहीं. यू आर persistently thinking about something and mostly it is always the negative aspect, the concerning factor, something that will give you stress somewhere, right? Nonetheless, now it is not there. हमारा है नहीं ब्रेन के अंदर सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली हमारा होम्योस्टेसिस ब्रेन में नहीं आता है थॉट, एज फार एज थॉट इज कंसर्न, बिकॉज दैट्स लिंक टू माइंड. और यहाँ पर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है, थोड़ा नहीं है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल देयरफॉर. एनीवे, तो अब ये तो हो नहीं सकता, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे जानें कि मेरा सिस्टम इन्फ्लेम्ड है और हाउ डू आई ट्रीट इट? तो देखिए, ब्लड पैनल के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बताती हैं. एक तो डायरेक्ट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है. इफ़ यू वांट टू टेक अ नोट, यू कैन टेक अ नोट ऑफ दैट. सी एज इन कैट, सी रिएक्टिव प्रोटीन. ये एक इन्फ्लेमेशन का वो है, मार्कर है, और ये इसमें रेंज भी दी होती है. आई थिंक इट इज़ लेस देन 3 और समथिंग, एंड इफ इट इज़ अबाउ दैट और इवन ऑन द एज तो आपको इन्फ्लेमेशन है. अब दैट इज़ डायरेक्ट. लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ इन्फ्लेमेशन मार्कर के नीचे है बट कहीं और दर्शाती है. इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन इज देयर बट राइट नाउ इट इज मिनिमलिस्टिक.
excuse me, which means it can be handled. It has not gone beyond you. Excuse me. तो लेकिन it shows somewhere else. तो कहाँ कहाँ मान लो यूरिक एसिड हाई, showing it directly. High uric acid with regular glucose number, inflammation. It's a problem. Triglycerides, high triglycerides and cholesterol panel, again a problem, and inflammation. And likewise, I don't remember offhand, but there are many markers like that. Thyroid. तो बहुत कुछ है हमारे रिपोर्ट के अंदर, ये दर्शाता है कि यार कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम है। और ये पॉडकास्ट का जैसे मैंने कहा पर दो पर्पस थे, एक तो मैं आपको समझा पाऊँ कि इन्फ्लेमेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, और सेकेंडली हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, और हाउ टू गेट रिड ऑफ इट देयर आर मल्टीपल वेज, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू पे अटेंशन टू इट, पीछे पड़ जाओ उसके। आपका यूरिक एसिड हाई है, उसको लाइटली मत लो, उसके बारे में पढ़ो, जो भी कुछ करना है एक्सपर्ट से कंसल्ट करो, डॉक्टर से दवाई लो, बट सी कि वो यू मेक श्योर दैट यूरिक एसिड कम्स डाउन इन द नेक्स्ट 3 months विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर एल्स। जनरली क्या होता है, हम लोग यूरिक एसिड की दवाई लेना शुरू कर देते हैं एंड देन इट शो समवेयर एल्स। दिस इज द प्रॉब्लम विद ह्यूमन बॉडी, यू नो, इट जस्ट काइंड ऑफ इट डजंट स्टॉप। It's interesting, but it's sad because for a normal being, it's very difficult to kind of understand it. It's a very complex system. वो यहाँ ठीक करता है, वहाँ बढ़ जाता है। इसलिए मैं स्ट्रेस देता हूँ, और मैंने काफ़ी बार पॉडकास्ट में बोला है कि हम मल्टी वाइटामिन और ये सब ठीक हैं, खाने चाहिए, बट ये और नंबर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से। एंड इट इज़ ऑल राइट इफ़ यू आर बिलो एनी नंबर on any vitamin scale or mineral, yeah, you should do something about it, but try to find a way through food. That is the best thing, because अगर आप खाने के जरिए उसको ठीक करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ इन्फ्लेमेशन है आपको, एक मेरे केस में एक स्टूडेंट की इन्फ्लेमेशन थी 18 या 17.5 if I remember correctly, और वो ठीक ठाक था दिखने में। He was training under me, he had lost weight under me, but I was not happy with his weight. I said नहीं यार, कुछ और प्रॉब्लम है, let's dig more into it। और मैंने उसको टेस्ट कराने के लिए बोला तो इन्फ्लेमेशन 17 मिली, ग्लूकोज ठीक है। आई थिंक ट्राइग्लिसराइड थोड़ा बड़ा था, ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ था। आई वाज लाइक ओह ओके, व्हाट द हेल इज हैपनिंग देयर। तो देन वी chased down inflammation, and within I think 5-6 months we brought it down to 5 or 6 from 17.5. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन गो अबाउट इट, कि उसके पीछे पड़ जाओ, उसको ठीक करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नंबर्स। इन्फ्लेमेशन मस्ट बी अटेंडेड टू, अदरवाइज इट विल गोना गिव यू सम काइंड ऑफ chronic sickness way too early in life than you deserve. Okay, I think I have covered most part of it. As far as chronic inflammation is concerned, I would urge you, and I know I may not sound very scientific here, but it is, trust me, researchers are proving that you must start paying little attention to, or start giving little time to meditation, breath work, and things like that. Stay calm, stay without phones. You need that time in today's times. It's not like earlier days. If you think about earlier days, it's very interesting when I look back and think about people that I had seen while growing up, and I was very young when I used to go to my uncle's mama's place, and over there they used to, you will see people sitting in squat positions, women waiting for the bus, and just sitting like this, not talking to each other, and their calmness was absolutely fascinating when I think about it in the hindsight today. You don't see that today. I mean, of course, I see that in my mother even today, but you know what I mean? In our generation, or the generation which is coming, it's almost impossible to find that kind of calmness today. So bring that calmness in, because that's the, I think, not the sole reason, but that's one of the main reasons of chronic inflammation. And if you can bring it down and try it, I mean, it's like, you know, everything is, you must try first. So for example, if you're living with inflammation, let's say your C-reactive protein or uric acid, blah blah blah, anything is high, then you say, okay, fine, for 1 month or 5 weeks, I'll try meditation, I'll try to sit without phone, I'll try to take a walk in the nature for an hour without phone, just listening to music, that's fine, but without really talking to each other. Let the thoughts come and go.
and see where it takes you, and just do the testing again after 5 6 weeks and see whether that has affected inflammation or not. In my studies, I'm 100% sure it would affect inflammation. Okay, I hope you find this episode informative. It can help you. Thank you very much for watching, Ram.